गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम CEPH 101 का प्रैक्टिकल टू स्टडी सीरीज रेजोनेंस स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमें अपैरेटस क्या क्या चाहिए? एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, एक मिली एमीटर, एक इंडक्टर 5 हेनरी का है, एक वेरिएबल कैपेसिटर देखो, ये नॉब्स को आप चेंज करोगे तो कैपेसिटर की वैल्यू चेंज होगी, तो इसलिए इसको वेरिएबल कैपेसिटर कहेंगे। और एक रेजिस्टेंस बॉक्स। अब सीरीज रेजोनेंस की थियरी आपने स्टडी की है और उसकी अपने सर्किट भी देखी है। सर्किट में देखिए, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का पॉजिटिव मिली एमीटर के पॉजिटिव के साथ, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का पॉजिटिव मिली एमीटर के पॉजिटिव के साथ, उसके बाद मिली एमीटर का नेगेटिव इंडक्टर के साथ, तो यहाँ पे मिली एमीटर का नेगेटिव आपका इंडक्टर के साथ, फिर इंडक्टर का दूसरा पार्ट कैपेसिटर के साथ, तो इंडक्टर का ये जो दूसरा है वो यहाँ पे कैपेसिटेंस बॉक्स के साथ, उसके बाद कैपेसिटेंस का जो दूसरा है वो रेजिस्टर के साथ, तो कैपेसिटर का ये वाला दूसरा वाला टर्मिनल है वो रेजिस्टर के साथ। उसके बाद लास्ट कनेक्शन क्या है? रेजिस्टर का दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के नेगेटिव के साथ, तो रेजिस्टर का दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के नेगेटिव के साथ, तो ये आपकी सर्किट कनेक्ट हो गई। अब हम सर्किट ऑन करेंगे। देखिए सर्किट ऑन हो गई। यहाँ पे आपको LED ग्लो करती हुई दिख रही है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन टेबल पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो R = 0 रखना है, मतलब कि इस रेजिस्टेंस बॉक्स पे ध्यान दीजिए। अगर कोई भी की आप निकालेंगे ही नहीं, सारी कीज़ कनेक्टेड है, देखो सारी कीज़ कनेक्टेड है, कोई भी कीज़ आप अगर इसमें से नहीं निकालेंगे तो R = 0 ohms
आपका रेजिस्टेंस रहेगा। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, एल की वैल्यू तो 5 है ही, ये इंडक्टर हमने इंडक्टर 5 हेनरी का लिया है। उसके बाद आपको सी की वैल्यू चेंज करनी है, 1 माइक्रोफैराडे, 2 माइक्रोफैराडे, 3 माइक्रोफैराडे एंड सो ऑन। सी की वैल्यू चेंज करनी है और करंट की वैल्यू IAC मेजर करनी है। अब देखना, C की वैल्यू C इज इक्वल टू 1 पे करंट की कुछ वैल्यू आ रही है, करंट की कोई वैल्यू है, C इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड पे। यहाँ पे देखो 1 माइक्रोफैराडे लिखा है, तो इसका मतलब अगर मैं इस नॉब को 1 पे रखूँ तो 1 इंटू 1 1 माइक्रोफैराडे, फिर यहाँ पे रखो 2 पे तो 2 इंटू 1 2 माइक्रोफैराडे, 3 पे रखो तो 3 इंटू 1 3 माइक्रोफैराडे। तो ये वाला नॉब घुमाना है एंड करंट नोट करना है। तो देखिए सी की मैं अब 1 से 2 माइक्रोफैराड करती हूँ, तो करंट मीटर में कुछ चेंज आया करंट में, वो नोट कीजिए। फिर 3 किया, 3 माइक्रोफैराड है, करंट मीटर में कुछ चेंज आया, वो नोट कीजिए। 4 माइक्रोफैराड है, 5 माइक्रोफैराड है, 6 माइक्रोफैराड है एंड सो फोर्थ 10 माइक्रोफैराड तक यही चीज़ कीजिए और मिलीमीटर में करंट नोट करिए। तो आपका 1 to 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस के लिए R इज इक्वल टू 0 रखा था, तब करंट आया IAC। उसके बाद R2 इज इक्वल टू 100 ohms। अब क्या करना है आपको, अब R2 इज इक्वल टू 100 ohms, तो अब ये देखिए ये 100 है, इस की को निकाल दीजिए, तो आपका R2 कितना हो जाएगा, सॉरी R कितना हो जाएगा 100 ohms। रख दिया। अब फिर से यही चीज़ आप जो आपने प्रोसीजर की R इज इक्वल टू 0 के लिए, वो ही प्रोसीजर फिर से कीजिए कि R इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड पे करंट नोट करिए। 2 के लिए देखिए करंट चेंज हुआ, वो नोट कीजिए। 3 के लिए, 4 के लिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ आप कर सकते हैं। तो आपकी ये वाली कॉलम आ जाएगी। अब L इंटू सी, L 5 है और C तो 1 माइक्रोफैराड है, तो L इंटू सी कितना होगा, वो 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15 एंड ये पूरी कॉलम इस तरह से बन जाएगी L इंटू सी। फिर अंडर रूट LC, उसके लिए क्या करो, अब देखो LC मैंने 10⁻⁻6 ऊपर रख दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि LC 5 है, 5 इंटू 10⁻⁻6, 10 इंटू 10⁻⁻6, 15 इंटू 10⁻⁻6, मैंने ऊपर कॉमन में 10⁻⁻6 लिखा है। ये 10⁻⁻6 आया कहाँ से, तो ये C जो है वो माइक्रोफैराडे में है, तो 5 इंटू 1 नहीं है, 5 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 है, तो ये 10⁻⁻6 वहाँ से आया। अब अंडर रूट LC मतलब क्या, ये वाली जो कॉलम है उससे उसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो 5 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर रूट 2.23 इंटू 10⁻⁻3। फिर इसका 10 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर रूट 3.16। उसी तरह से ये पूरी रो बना दीजिए। ये हो गया। इसके बाद हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ दिख रहा होगा आपको, ग्राफ में I वर्सेस अंडर रूट LC का ग्राफ प्लॉट करना है। I
ऑन वाई एक्सिस, अंडर रूट एल सी ऑन एक्स एक्सिस। अब आपके पास एक अंडर रूट एल सी के लिए दो वैल्यूज़ ऑफ करंट है। एक अंडर रूट एल सी के लिए दो वैल्यूज़ ऑफ, मतलब दो कर्व्स बनेंगे। सबसे पहले ये वाला कर्व बनाइए, r इज इक्वल टू 0 वाला कर्व। तो ऐसा कुछ कर्व बनेगा आपका ये। उसके बाद इसी ग्राफ पेपर पे r इज इक्वल टू 100 ये वाला कर्व बनाइए। तो ये देखो r इज इक्वल टू 100 वाला कर्व, दो कर्व्स आपके बन रहे हैं। अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कब होती है? सीरीज रेजोनेंस में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कब होती है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है जब करंट मैक्सिमम होता है, मतलब ये पॉइंट। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम में होगी, मैक्सिमम पॉइंट पे। तो अब हम इसके लिए और ये वाले कर्व के लिए, इन दोनों कर्व के लिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि ये मैक्सिमम पॉइंट r इज इक्वल टू 0 के लिए मैक्सिमम करंट कहाँ आ रहा है? देखो मैक्सिमम करंट ग्राफ से भी पता चलेगा और यहाँ से भी पता चलेगा। देखो r इज इक्वल टू 0 के लिए मैक्सिमम करंट आ रहा है 8.2 और कहाँ आ रहा है? अंडर रूट एल सी, मतलब 3.87 पे। तो f इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट एल सी, ये आपका सीरीज रेजोनेंस की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। तो इफ़ अंडर रूट एल सी हमें पता चला कि मैक्सिमम करंट हमारा r इज इक्वल टू 0 के लिए मैक्सिमम करंट 8.2 है, जो कि आ रहा है 3.87 पे। तो यहाँ पे 1/2 इंटू पाई इंटू अंडर रूट एल सी की जगह 3.87 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व कीजिए, आपकी आंसर कुछ ऐसा आएगा 41 हर्ट्ज़। उसी तरह से हम इस कर्व के लिए भी, ये जो r इज इक्वल टू 100 है, r इज इक्वल टू 100 वाले कर्व के लिए भी हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। तो अब देखिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए हमें क्या करना है कि करंट कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम है। तो देखो करंट कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम है, यहाँ पे देखो ये वाले पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे अंडर रूट एल सी कितना है, ये आप ग्राफ से भी देख सकते हो और टेबल से भी। r इज इक्वल टू 100 पे ध्यान दो, इसमें मैक्सिमम करंट कहाँ है? देखो ये रहा 5.8 आपका मैक्सिमम करंट है और वो कहाँ पे आ रहा है? 3.16 पे। r इज इक्वल टू 100 के लिए मैक्सिमम करंट इज 5.8 एंड इट इज कमिंग ऑन 3.16। Got it? तो आप अब फिर से f इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट एल सी की वैल्यू का फॉर्मूला लिखेंगे और रूट एल सी कहाँ पे आ रहा है? 3.16 पे, 3.16 इंटू 10⁻³ पे। तो 2 इंटू पाई इंटू 3.16 इंटू 10⁻³, तो आंसर आएगा 50 हर्ट्ज़। तो आप जो है रिजल्ट में लिखिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज़ 50 हर्ट्ज़। अब बात यह है कि हमारे पास दो फ्रीक्वेंसीज निकली 41 हर्ट्ज़ एंड 50 हर्ट्ज़। अब आपको क्या लगता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 41 हर्ट्ज़ होनी चाहिए, 50 हर्ट्ज़ होनी चाहिए? ऑब्वियसली 50 हर्ट्ज़ होनी चाहिए, क्योंकि आप सोचिए हम ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है,
जो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो किसके साथ कनेक्टेड है, वो डायरेक्टली मैं मेंस के साथ कनेक्ट कर रही हूँ। मेंस के साथ मतलब स्विच बोर्ड के साथ, अपने घर पे जो स्विच बोर्ड होता है उसके साथ। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है, फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहती है। तो हमारे इंडिया में मेंस में से कितनी फ्रीक्वेंसी आती है, 50 हर्ट्ज, राइट। तो ये ट्रांसफार्मर भी हमें 50 हर्ट्ज ही प्रोवाइड करेगा, करेक्ट। तो रेजोनेंस भी 50 हर्ट्ज पे ही होगा। तो हमारी ये वाली वैल्यू बेटर है, ये 50 हर्ट्ज वाली। तो हम रिजल्ट में लिखेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। फर्स्ट वाले पार्ट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम आई है 41 से। उसका कोई भी रीज़न हो सकता है कि आपने रीडिंग लेने में थोड़ा सा एरर आया हो या कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये 41 50 से कम है लेकिन एक्सेप्टेबल है, आप लिख सकते हो।